हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर का या जीव जंतु का या पेड़ पौधों का निर्माण होता है और उनके निर्माण में कौन कौन से चरण होते हैं और हर एक चरण पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर का या जीव जंतु का या पेड़ पौधों का निर्माण होता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, अर्थात हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो पे बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, कोशिकांग क्या होता है, कोशिका क्या होती है, टिश्यू क्या होते हैं, आर्गन क्या होते हैं, आर्गन सिस्टम क्या होते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेप को मैंने लिखा है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हर एक स्टेप का मीनिंग क्या होता है, परमाणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सभी चीजों को यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें परमाणु के ऊपर, तो हम सभी जानते हैं कि संसार के अंदर अगर कोई भी वस्तु है तो वह सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। चाहे वो आपकी लोहे की छड़ हो, चाहे आप कापड़ देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं इस संसार के अंदर, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई वह परमाणु होती है। वैसे तो परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बड़े स्तर पे देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई किसी भी वस्तु की परमाणु ही होती है। तो परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम पदार्थ का सबसे छोटा कण कहते हैं, जो कि रासायनिक रूप से अविभाज्य होता है। परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और अगर आप कोई भी पत्थर देखें, चाहे सोना चांदी कुछ भी देखेंगे, वो हर एक किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद के चरण पे हम बात करते हैं जो कि होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जो आपस में मिलकर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। यह किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जो कि उसकी रासायनिक और भौतिक गुणों को बनाए रखता है। कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक अणु का निर्माण होता है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम जो पानी पीते हैं या वाटर जो हम पीते हैं वो होता है एक अणु, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक तो परमाणु होता है वहां पे हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन के वहां पे 2 परमाणु आपको देखने को मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिलते हैं तो वहां पे हमारे पानी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे, जैसे कि ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, वो भी एक अणु है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बना है। अर्थात एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का जब परमाणु आपस में मिक्स होते हैं तो वहां पे हमारे ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अणु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के समय में इस संसार के अंदर बहुत सारे आपको अणु देखने को मिल जाए, चाहे आप नमक खाते हो, चाहे आप कोई भी चीज देखते हैं, अधिकतर वो आपके परमाणु के रूप में ना होके अणु के रूप में ही पाई जाती है। क्योंकि परमाणु तो लगभग 112 ही है, लेकिन अगर हम बात करें अणुओं की तो यहाँ पे करोड़ों की संख्या में अणु इस संसार के अंदर उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि अणु के बाद, क्योंकि परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे अणु बनते हैं। अब अणु जब आपस में मिलेंगे तो वहां पे क्या बनने वाला है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिल। ऑर्गेनिल क्या होता है इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिल होता है कोशिकांग, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। या कोशिका के भीतर मौजूद विशेष संरचनाएं होती हैं जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करती हैं। ये कोशिका की गतिविधियों और जीवन प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह सकते हैं, कोशिका का पावर हाउस जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक उदाहरण हमारा होता है ऑर्गेनिल अर्थात कोशिकांग का। तो यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फिगर भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, यह कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है जो आनुवंशिकी जानकारी अर्थात डीएनए को संग्रहित करता है, जिसकी भी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जांपल बात किया है ऑर्गेनिल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिल होते हैं। तो ऑर्गेनिल क्या होते हैं, जो कि किसी भी कोशिका के भीतर विशेष संरचनाएं मौजूद होती है जो कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए एक उत्तरदायी होती हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ऑर्गेनिल जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है। तो जब बहुत सारे ऑर्गेनिल एक ही प्रकार के मिलते हैं तो उसे हम कोशिका का रूप देते हैं। तो कोशिका
कोशिका क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह सभी जीवों के शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। कोशिकाएं एकल कोशिकाएं और बहु कोशिकाएं दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसके पहले अभी तक आपने समझा होगा कि किसी भी शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी कोशिका होती है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कोशिका के भी पहले कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि परमाणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है, अणु से ऑर्गेनेल अर्थात कोशिकांग बनता है, उसके बाद आपके यहाँ पे सेल आती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पे अगर आपको परमाणु का ऑप्शन न दिया जाए तो आपको कोशिका वाला ऑप्शन ही लगाना होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कोशिकाएं दो प्रकार की थी। एक थी यहाँ पे कोशिका हमारी एक कोशिकीय जीव और दूसरे होते बहुकोशिकीय। कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले स्टेप पे, जो कि होता है ऊतक अर्थात टिश्यू। अब टिश्यू क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ऊतक के एक समूह है जिसमें समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती हैं। अर्थात जो हमारा ऊतक होता है उसके अंदर एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होती है, जब वो पास पास में आती हैं अर्थात एक पास में रखी जाती हैं तो वहां पे ऊतक का निर्माण होता है। वो कोशिकाएं मिलकर विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की टिश्यूज होती हैं, जैसे कि पेशी हमारे ऊतक होते हैं, जैसे कि गति और संकुंचन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हृदय की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियां, ये सभी क्या है, एक प्रकार से ऊतक होती हैं। वहीं पे तंत्रिका ऊतक भी होते हैं, जैसे कि जो कि यह संदेशों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क, मेरुदंड और भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे एक टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं अर्थात ऊतक के। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि टिश्यू क्या होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं टिश्यू के बाद जो कि होता है अंग अर्थात ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि अंग विभिन्न प्रकार के ऊतकों का ऐसा समूह है जो मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य होता है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि अंग क्या होते हैं। तो जब बहुत सारे एक प्रकार के टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक अंग का निर्माण होता है, और जो भी अंग होता है वो एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके उदाहरण पे अगर हम बात करते हैं तो हृदय ये क्या है, हमारा उदाहरण होता है अंग का। हृदय की यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। ऐसे फेफड़ा अर्थात लंग्स भी हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ पे ऑर्गन का। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि ब्रेन भी हमारा क्या है, एक प्रकार से एक ऑर्गन ही होता है अर्थात अंग होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ऑर्गन सिस्टम अर्थात तो अंग प्रणाली क्या होती है। अंग प्रणाली का मतलब है कि जहां पे अंग प्रणाली के अंगों के एक समूह को कहते हैं जो मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक अंग प्रणाली में शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है, और सभी प्रणालियां मिलकर शरीर को सुचारू रूप से करने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पाचन प्रणाली के अंदर बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कि भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए मुख से हम क्या खाना खाते हैं, अन्न प्रणाली में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर आंतों में जाता है। ये बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम अर्थात बहुत सारे अंग आपस में मिलकर एक अंग प्रणाली का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें भी बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे शरीर में रक्त के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, पोषक तत्व का परिवहन करते हैं, जिसके अंदर आपका हृदय आता है, रक्त वाहिनियां आती है, ब्लड वेसल्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ तो तक हमने समझ लिया अंग प्रणाली क्या होती है। अब इसके बाद जो फाइनल आज का होता है हमारे शरीर का निर्माण। तो जब आपने अंग प्रणाली समझ लिया, तो जब अंग प्रणाली अर्थात जीवों का एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें जीवन के सभी गुण मौजूद होते हैं, जैसे कि वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, प्रतिक्रिया होता है और ऊर्जा का उपयोग होता है। यह एक एकल कोशी या बहुकोशिकीय हो सकता है। तो इस प्रकार से आप डायनासोर, हमारा शरीर या किसी भी जीव जंतु का आप शरीर देखेंगे तो एक वो क्या है, जीव है। तो यहाँ पे अगर हम आपको रिकॉल करना चाहें कि किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक ऑर्गेनेल अर्थात कोशिकांग का निर्माण होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस
आपस में मिलती हैं तो एक अर्थात कोशिकांग बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू जब बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक आर्गन का निर्माण होता है, और आर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और आर्गन सिस्टम के निर्माण से एक ऑर्गेनिज्म अर्थात एक जीव का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।